हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाइन हिन्वू को उन कामों के बारे में बताती है जो काम हाइन के मरने के बाद हिन्वू को करने थे। यहाँ तक कि हाइन ने वसीयत के बारे में हिन्वू को बता दिया था कि उसने हिन्वू का नाम उस वसीयत में क्यों नहीं जोड़ा, और वो आगे हिन्वू का नाम उसमें जोड़ने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ यनसंग वो हिन्वू के रूम में मौजूद था। वो वहाँ पर कुछ सबूत ढूंढ रहा होता है हिन्वू के खिलाफ। तभी उसे वहाँ मौजूद एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा था कि जियोसंग टैग 24। यनसंग उस कार्ड की फोटो खींच लेता है। तभी डाई कमरे से हाइन का कोट पहनकर बाहर आती है। उसे वो कोट पहनने में बहुत मजा आ रहा होता है। डाई यनसंग के सामने अपने पति की बुराई कर रही होती है क्योंकि डाई को अपना पति बेवकूफ़ लगता था। वो यनसंग को स्विचोल के बारे में बताती है कि जब वो पहली डेट में मिले थे तो स्विचोल ने उससे क्या कहा था। स्विचोल ने डाई से कहा था कि जब वो अपने से उम्र से बड़ी लड़की को देखता है तो उसे बहुत अजीब लगता है। ये सब इस वजह से था क्योंकि उसे अपनी बहन अच्छी नहीं लगती थी और उसकी बहन की एज उससे भी ज़्यादा बड़ी थी। वो अपनी बहन को पसंद नहीं करता था। यहाँ पर मैं दिखता है कि डाई यनसंग को बताते हुए कह रही होती है कि वो स्विचोल से 5 साल बड़ी है और ये बात उसने स्विचोल से छुपा रखी थी और अपनी फैमिली वालों से भी। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन की माँ और स्विचोल वो दोनों किचन में मौजूद होते हैं। उसकी माँ एक पौधे की देखभाल कर रही थी। तभी वहाँ हाइन जो आती है वो उनसे पूछने लगती है कि ये क्या है। स्विचोल की माँ उसे बताती है कि ये जंगली ह्यूनसॉन्ग है। ये पहाड़ियों से लाया हुआ 100 साल पुराना पौधा है। ये ऐसी जड़ी बूटी है जिसको खाकर मरा हुआ इंसान भी जिंदा हो जाता है। हुंजा ये सुनकर हैरान होती है। स्विचोल की माँ बताती है कि ये तो सिर्फ कहावत है, लेकिन इससे पैनिक अटैक को रोका जा सकता है और साथ ही कमजोरी दूर की जा सकती है। हुंजा वो पौधा उनसे मांगने लगती है। स्विचोल उससे पूछने लगता है कि क्या आपको जिनसंग पसंद है। हुंजा अपनी भाभी से पूछने लगती है कि आपने ये कितने में खरीदा। हुंजा उस पौधे के बदले ज़्यादा पैसे देने का वादा करती है। स्विचोल की माँ उस पौधे को देने से मना कर देती है। वो ये कहकर मना कर देती है कि उसने ये पौधा अपने बेटी के लिए खरीदा है। हुंजा उनसे कहती है कि वो ये अपने लिए नहीं मांग रही है, बल्कि ये तुम्हारी बेटी हाइन के लिए है। ये सुनकर वो दोनों हैरान होते हैं। स्विचोल बताता है कि हाइन के अंदर तो बहुत सारी एनर्जी है और वो बहुत स्ट्रांग है, तो उसे इस पौधे की क्या जरूरत है। हुंजा चिल्लाकर कहने लगती है कि जितना तुम सोचते हो उसमें उतनी ताकत नहीं है, शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो। हुंजा उस राज को नहीं बताती। फिर स्विचोल की माँ कहने लगती है कि हाइन अंदर से इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसे जुकाम तक भी नहीं होता। हुंजा कहती है कि सेहत की कमी कोई गारंटी नहीं होती। स्विचोल की माँ फिर कहती है कि उसे अपने बच्चों का ख्याल करना अच्छे से आता है। हुंजा स्विचोल से कहने लगती है कि तुमने तो कहा था कि ये 1.5 मीटर लंबा है, तो थोड़ा सा हम इसे हाइन को दे सकते हैं। स्विचोल बताता है कि ये तब काम करता है जब इसे जड़ के साथ पूरा पौधा लिया जाए। हुंजा फिर पूरा पौधा देने के लिए कहती है। वो कहने लगता है कि आपने तो 20 साल से कुछ नहीं कहा और आप आज अचानक आ गई। हुंजा को गुस्सा आता है। वो चिल्ला कर कहती है कि तू 20 साल से इसे ले रहा है, अगर एक दिन नहीं लेगा तो क्या कुछ हो जाएगा। स्विचोल की माँ ये देखकर हैरान होती है। हुंजा फिर गुस्से से वहाँ से चली आती है। हुंजा के जाने के बाद ही स्विचोल की माँ उसे वो पौधा खिलाने लगती है। इसके बाद दिखता है कि हुंजा वो अपने भाई के पास चले जाती है, ब्योमजोन के पास। वो बियर की बोतल लेकर वहाँ पहुँची हुई होती है क्योंकि वो अपने भाई के साथ ड्रिंक करना चाहती थी। ब्योमजोन वहाँ मौजूद एक घोंगा को पत्तियाँ खिला रहा होता है। हुंजा उससे पूछने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो बताता है कि वो उसे खाना खिला रहा है क्योंकि उस घोंगा की सेल टूट गई थी। हुंजा को देखकर गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसका भाई उसे लग रहा था कि वो फालतू काम कर रहा है। हुंजा कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो जिए या मरे। उसका भाई बताता है कि सेल के बिना ये मर जाएगी, या फिर तुम ऐसा समझो कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कभी ठीक नहीं हो सकती। हुंजा को ये सुनकर रोने आता है। उसका भाई उसकी रोने की वजह पूछने लगता है। हुंजा अपने भाई के बारे में रो रही होती है जो कि मर गया था। ब्योमजोन उससे कहता है कि तुम्हारी हालत इस घर में बहुत ज़्यादा ख़राब है। ब्योमजा फिर उस बोतल को खोलती है जो वो ला रखी थी और अपने भाई को साथ में ड्रिंक करने के लिए कहती है, और फिर ब्योमजा रोते रोते बियर पीने लगती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि हाइन और हिन्वू वो होटल में मौजूद होते हैं। हिन्वू रिमोट से चैनल बदलने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि वहाँ जर्मनी के चैनल चल रहे थे। हाइन उसे बताती है कि वो जर्मनी में मौजूद है, इसलिए यहाँ यही चलेगा। हिन्वू फिर टीवी को बंद कर देता है। हाइन उसे बताती है कि वो दूसरे रूम में सोएगी क्योंकि वो हिन्वू को कंफर्ट देना चाहती थी। हिन्वू उससे पूछने लगता है कि क्या तुम मुझे दूसरे रूम तक छोड़ोगी। हाइन उससे गुस्से में कहती है कि जहाँ तुम्हें कंफर्ट हो तुम वहीं जाओ। फिर हाइन गुस्से में वहाँ से जाने लगती है अपने रूम की तरफ। हिन्वू तभी दौड़ता हुआ हाइन के रूम की तरफ जाता है और हाइन जैसे ही दरवाज़ा बंद करने वाली होती है तभी वो दरवाजे को बंद करने से रोक देता है। हिन्वू हाइन से पूछने लगता है कि क्या हम दोनों आज साथ में सो सकते हैं। हाइन सोचने लगती है। फिर हिन्वू जैसे ही वहाँ से जाने लगता है तभी हाइन उसका हाथ पकड़ लेती है। हाइन उससे कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं नहीं सोऊंगी। वो कहती है कि मैं इसके बारे में सोच रही हूँ।
हिनवू फिर दरवाजे पे ही रुक जाता है और उसके जवाब का इंतजार करने लगता है। हाइन उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा मतलब आज के लिए है या फिर हमेशा के लिए। वो कहता है हमेशा के लिए। हाइन फिर ये सुनकर खुश हो जाती है और वो हाँ कह देती है। फिर हिनवू भी उस कमरे में दाखिल हो जाता है। अंदर जब दोनों बेड के ऊपर बैठे हो तभी हिनवू हाइन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है। फिर वो जैसे ही हाइन के करीब आने लगता है तभी हाइन बात करने के लिए एक टॉपिक निकाल देती है। वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें याद है कि हम हार्किना के CEO से मिले थे, पिछले हफ्ते उनका एक्सीडेंट हुआ था। फिर वो हिनवू से अपना हाथ छुड़ा देती है और हिनवू से थोड़ा दूर बैठने लगती है। हाइन उस CEO के बारे में बताती है कि वो बेहोश हो गई थी और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद जो उसका हस्बैंड था वो एक वकील लेकर पहुंच गया। उसका हस्बैंड वकील लेकर इसलिए पहुंचा था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी बीवी मर रही है। वो बताती है कि वो उसके सिग्नेचर लेना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। वो बताती है कि उसके पति ने बहुत ज़्यादा कोशिश की अपनी पत्नी को बचाने की और फिर उसकी बीवी को होश आ गया था। हाइन उस आदमी के बारे में बताती है कि वो बहुत ज़्यादा लालची था, उसकी बीवी मरने वाली थी और उसे पैसों की पड़ी थी। हिनवू इस बात को सुनकर डर सा जाता है। वो हाइन से कहने लगता है कि तुम इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। हाइन कहती है कि अगर कोई मर जाता है तो सब यही सोचने लगते हैं कि सारी जायदाद किसके नाम होगी, कि लोग कह रहे होते हैं कि बीवी के अंतिम संस्कार में पति बाथरूम में हंस रहा होता है। हिनवू हाइन को हैरानी से देखने लगता है। हाइन हिनवू के बालों को छूते हुए कहती है कि हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। वो उस बात को याद दिलाती है जब हिनवू को हाइन की बीमारी के बारे में पता चला था। तब हिनवू ने उस वक्त कहा था कि आई लव यू। हाइन बताती है कि इस बात से उसे बहुत सुकून मिला था। हिनवू ये सुनकर खुश होने लगता है। फिर हाइन उन लम्हों को याद करके बताती है जिन पलों में हिनवू ने हाइन की फिक्र की थी और तुरंत हाइन के लिए हर पल तैयार था। वो कहती है कि तुमने एक बार भी मेरी प्रॉपर्टी का जिक्र नहीं किया और कभी भी इसके बारे में नहीं पूछा। और हिनवू सारी रात उसकी फिक्र करता रहा क्योंकि एक दिन उसने हिनवू को हाइन की बीमारी के बारे में सर्च करते हुए देखा था और वो सो गया था। वो हिनवू की तारीफ करती है। हिनवू फिर खुश होने लगता है और वो इस चीज़ की भी तारीफ करती है कि हिनवू उसके लिए कोरिया से जनवरी में आया। हाइन खुद को खुशनसीब मानने लगती है कि उसे हिनवू जैसा पति मिला। हिनवू कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। रात को फिर दोनों सो जाते हैं। हाइन को जब नींद आती है तो हिनवू हाइन को देखने लगता है। हिनवू फिर हाइन का हाथ पकड़ता है और वो अब भी हाइन को देख रहा होता है। फिर अगले दिन दिखता है कि हिनवू चर्च में चले जाता है। वहाँ जाकर वो हाइन के लिए प्रार्थना करने लगता है। इसके बाद जब हिनवू टहल रहा होता है तभी उसके दोस्त का फ़ोन उसे आता है। उसका दोस्त उससे पूछने लगता है कि तुम कहाँ हो और तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो। हिनवू उससे माफ़ी मांगता है। वो बताता है कि वो बहुत बिजी था। हिनवू अपने दोस्त को उस जगह के बारे में नहीं बताता जहाँ वो मौजूद था। उसका दोस्त उससे फिर पूछने लगता है कि तुम कहाँ हो। हिनवू फिर कहता है कि वो अभी नहीं बता सकता। उसका दोस्त उससे फिर पूछने लगता है कि तुम बता क्यों नहीं रहे हो कि तुम कहाँ हो, क्या किसी ने तुम्हें किडनैप कर दिया है। हिनवू हंसते हुए कहने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसका दोस्त उससे पूछने लगता है कि तुम फिर यहाँ क्यों नहीं आ सकते। उसका दोस्त अपने दोस्तों के बारे में बताने लगता है कि एक दोस्त उनमें से जब उसने अपनी बीवी को ये बताया कि वो ट्रिप पर जा रहे हैं और वो कपल ट्रिप नहीं है तो उसकी बीवी ने उसे जूतों से धोआ है। वहाँ बाकी दोस्त भी ट्रिप पर मौजूद थे। वो हिनवू को वहाँ जल्दी से आने के लिए कहता है। हिनवू को वो सब चीज़ें पता थी कि वो लोग ट्रिप में वहाँ क्या क्या लाए और वो उन बातों को बताने लगता है और वो चीज़ वाकई में वो लोग लाए थे। हिनवू अपने दोस्त से मज़े करने के लिए कहता है और हिनवू कहता है कि अगर मैं वहाँ मौजूद होता तो तुम लोग ज़्यादा मज़े नहीं कर पाते क्योंकि मैं वहाँ उदास बैठा हुआ होता है और हाइन के बारे में सोच रहा होता है। उसका दोस्त फिर वही सवाल पूछने लगता है कि तुम कहाँ हो। हिनवू आखिर बता देता है कि वो जर्मनी चला गया है। उसका दोस्त कहता है कि हमसे कुछ सीख ले कि हम किस तरह से बीवियों से पीछा छुड़ाकर यहाँ ट्रिप में मज़े करने आए हैं और तुम मज़े को छोड़कर बीवी के पीछे भाग गया। हिनवू फिर फ़ोन को काट देता है। यंगी फिर वहाँ अपने सभी दोस्तों को बता देता है कि हिनवू नहीं आ रहा है। सभी ये सुनकर हैरान और उदास हो जाते हैं। इसके बाद हिनवू जब हाइन के पास पहुँचता है तो हाइन एक ईमेल के बारे में बताती है जो मेल रिसर्च सेंटर की तरफ से आया था और यहाँ पर दिखता है कि हिनवू वो डॉक्टर के पास गया था। वहाँ मौजूद वो डॉक्टर हिनवू को थैंक यू कहता है क्योंकि हिनवू की वाइफ ने वहाँ इलाज कराया था और रुपए दिए थे। हिनवू उस डॉक्टर से कहता है कि जो आपके लैब असिस्टेंट ने जो डाटा लिया है हाइन से कलेक्ट होकर, क्या आपको लगता है कि वो सही है। हिनवू आगे कहता है कि वो यहाँ रुपए लेने के लिए वापस नहीं आया। वो डॉक्टर वहाँ से जैसे ही जाने लगता है तभी हिनवू उससे आगे बात करने के लिए कहता है।
हिनवू उससे पूछने लगता है कि क्या कभी आप कोरिया आए हो। वो डॉक्टर मना करता है। हिनवू उससे कहने लगता है कि अभी आपको कोरिया आना चाहिए। हिनवू उस डॉक्टर को एक पेशेंट के बारे में बताता है जो कोरिया की थी, यानी कि अपनी बीवी के बारे में। हिनवू बताता है कि उसका डाटा एक्यूरेट नहीं था। हिनवू फिर उस रिपोर्ट को डॉक्टर को देखने के लिए कहता है। हिनवू एक कागज़ बना के लाया था और वो उस डॉक्टर को दिखाने लगता है उस कागज़ को, और जो उस कागज़ पे लिखी हुई चीज़ें थी उसे वो बताने लगता है कि अगर आप किसी से पैसा ले लेते हैं तो आपको उसका इलाज करना चाहिए, वरना उन पैसों को वापस कर देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हिनवू उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा, और जिस वजह से अखबारों में ये न्यूज़ छप जाएगी और उस डॉक्टर की इमेज खराब हो जाएगी। ये सुनकर वो डॉक्टर डर जाता है। प्रेजेंट में हाइन उस ईमेल को पढ़ रही होती है। उस ईमेल में लिखा था कि एक ग्लिकास्टिक नाम की ट्रीटमेंट है। उस ट्रीटमेंट की मदद से वाइट ब्लड सेल को बढ़ाया जा सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो ट्राई कर सकते हैं। पास्ट में डॉक्टर ने कहा था कि वो वाइट ब्लड सेल को बढ़ाने में मदद करेंगे, और अगर इस बार कुछ नहीं हुआ तो वो कुछ नहीं कर सकते। हिनवू फिर इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है। प्रेजेंट में हिनवू वो हाइन से कहने लगता है कि मैंने कहा था ना कि ये चीज़ ज़रूर काम करेगी। हाइन भी ये सुनकर बहुत खुश रहती है कि उसका इलाज पॉसिबल है। हिनवू हाइन से कहने लगता है कि तुम्हें अपनी इम्यूनिटी सिस्टम का ख्याल रखना है, और तुम्हें जुकाम तक भी नहीं होना चाहिए। तुम्हें पूरी तरह से प्रोटीन डाइट लेनी होगी, और वो कच्चा कुछ भी ना खाने के लिए कहता है। हाइन उससे पूछने लगती है कि तुम्हें ये कैसे पता। वो कहता है कि ये तो कॉमन सेंस है। इसका अगला पार्ट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।